हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एचटेट का 2070 का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और वो क्वेश्चन आगे कैसे पूछा जा सकता है डिफरेंट वे से, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 की ओर। व्हाट इज़ द पैरेलल प्ले? पैरेलल प्ले क्या है? तो सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ प्ले के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसमें सिर्फ एक प्ले उठाया है, लेकिन बाकी सारे प्ले आगे पूछे जा सकते हैं ना, अलग अलग ऑप्शंस में, अलग अलग पेपर के अंदर। तो आपको सारे प्लेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सारे प्लेस देख लेते हैं, फिर हम उसमें आपको पैरेलल प्ले के बारे में पता चल जाएगा और आप इजीली से जो आंसर कर पाएंगे कि पैरेलल प्ले इसके अंदर क्या है। प्लेइंग इन ग्रुप्स है, या पार्टिसिपेशन इन स्मॉल ग्रुप है, या रोल प्ले है, या प्लेइंग सेपरेटली है। इसको हिंदी में हम समानांतर खेल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेस। तो ये हमारे पास टाइप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास अनऑक्यूपाइड प्ले, जिसके अंदर बच्चा जो है अपने आप में मगन है, उसके सराउंडिंग क्या हो रहा है उससे वो अवेयर ही नहीं है, मतलब उसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं है, और जो वो कर रहा है, जो भी एक्टिविटी जो कर रहा है, वो इतना एक्टिव भी नहीं है उसमें, और कोई उसका स्पेसिफिक जो पर्पस नहीं है। सोलिटरी प्ले के अंदर क्या है कि वो अपने आप में ही उस चीज़ को खेल रहा है, उसमें उसका इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं उसमें उसका लिटिल इंटरेस्ट है। ठीक है। ऑन लुकर प्ले के अंदर क्या है कि वो दूसरों को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस पूछ रहा है, लेकिन उसको ज्वाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरों को देख रहा है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन अपने आप में ही वो खेलना चाहता है। फिर पैरेलल प्ले के अंदर क्या है कि हाँ, एक या दो उसके साथ है सराउंडिंग में, साइड बाय साइड, ठीक है, विद द सिमिलर टॉयज एंड एक्टिविटीज, बट उनके साथ वो इतना मिनिमल इंटरेक्ट कर रहा है, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, वो अपने आप में ही खेलना चाहता है, लेकिन एक दो जाने उसके सराउंडिंग में है। एसोसिएटिव प्ले के अंदर क्या है, वो इंटरेक्ट करता है, वो शेयर करता है, ठीक है, इसमें ग्रुप भी हो सकता है, और कोई ऐसा कॉमन गोल नहीं है, लेकिन हाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोऑपरेटिव के अंदर क्या एक कॉमन गोल हो जाता है, ठीक है, उनको एक टास्क को कंप्लीट करना है, और सारे जो है एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो ये आपको प्ले आनी चाहिए, क्योंकि इस बार सिर्फ पैरेलल प्ले पूछा गया है इस क्वेश्चन पेपर में, तो बाकी सारे क्वेश्चन पेपर में और भी जो है वो उठा सकता है और आपसे जो पूछ सकता है, तो आपको सारे पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो अब इसका आंसर आप क्या देंगे? वट इज द पैरेलल प्ले? प्लेइंग इन ग्रुप्स, पार्टिसिपेशन इन स्मॉल ग्रुप्स, रोल प्ले, और प्लेइंग सेपरेटली। ठीक है, तो हमने देखा है कि पैरेलल ग्रुप के अंदर वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट तो कर ही नहीं रहा, तो जब हम ग्रुप की बात करें तो उसमें अगर प्ले करें तो एक इंटरेक्शन होएगी। स्मॉल ग्रुप में पार्टिसिपेशन में भी इंटरेक्शन होती है, रोल प्ले में तो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होती है। तो इन सारों में क्या है, कहीं ना कहीं इंटरेक्शंस हो रही है, पार्टिसिपेशन हो रही है, लेकिन प्लेइंग सेपरेटली, ठीक है, इसमें जो है कहीं ना कहीं ये इसका एक भाग है पैरेलल प्ले का। ठीक है, पैरेलल प्ले में क्या है कि दूसरों को वो नोटिस कर रहा है, दूसरों के साथ वो बैठा है पैरेलल में, जो कि सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो भी ऑप्शंस में पूछा जा सकता था। लेकिन एक ये भी है कि वो सेपरेटली भी खेल रहा है, चाहे दूसरों के साथ बैठा है, लेकिन खेल वो अपने साथ ही रहा है सेपरेट होके। तो उन्होंने क्या है, वो जो 3-4 हमारे पास पैरेलल प्ले के आंसर्स हैं, उसमें से एक उन्होंने पूछा, तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत इजी सा, इस पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आप इसको देखते ही इसे आंसर कर पाएंगे। वाई शुड को करिकुलम एक्टिविटीज़ बी ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल? जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, जिसे हम हिंदी में सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां भी कहते हैं, उसे आयोजित क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है दे हेल्प इन इंस्टीट्यूशन टू गेन फेम, ठीक है, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए। दे हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, जो समग्र विकास है उसके लिए। दे हेल्प इन जस्टिफाई कलेक्शन ऑफ फीस, ठीक है, जो हमारे पास मदद मिलती है फीस की, उसको संग्रह करने के लिए। या फिर दे आर इम्पोर्टेंट ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, जो बच्चों को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए होती है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल रॉन्ग है, हम सबको पता है ऐसा नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है कि फ़ीस को कलेक्ट करने के लिए, तो ऐसा भी नहीं है। फेम को पाने के लिए हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कराते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो किस लिए हेल्प करती हैं वो? हमें ओवरऑल डेवलपमेंट में, क्योंकि हमें पता है उसमें हमारा फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथ होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग मॉडल? तो हमें पता है कि 3 स्टेजेस है हमारे पास, टीचिंग जो लेवल्स हैं 3 लेवल्स होते हैं, और उनके तीनों के अलग अलग प्रोपाउंडर है। तो उन तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें उसने मेमोरी लेवल का पूछा है, और हो सकता है अगले पेपर में अंडरस्टैंडिंग लेवल का पूछ ले, तो आपको उसका पता ही ना हो और आप सिर्फ ये क्वेश्चन करके चले जाओ। तो हम पहले तीनों का देख लेते हैं, फिर हम अपना आंसर करेंगे। ये हमारे पास 3 मेमोरी लेवल्स हैं। मेमोरी लेवल जो है हमें पता है जिसमें मेमोराइज करते हैं, रिकॉल करते हैं फैक्ट्स को, तो ये हमारे पास जॉन फ्रेडरिक हिरबार्ट ने दिया था, तो ये जर्मन फिलोसोफर हैं, ये आप याद रखेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो हमारे पास मॉरिसन ने दिया था, जो हमें कहता है कि
अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ये सब चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती हैं इस लेवल के अंदर। रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, रिफ्लेक्शन, ये सब बढ़ता है। तो ये जो टीचिंग के फाउंडर थे वो हमारे पास थे जॉन डेवी। तो ये तीनों जो हैं आपको याद होने चाहिए, ठीक है। दोबारा से अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अंडरस्टैंडिंग लेवल के हमारे पास है मॉरिसन, और रिफ्लेक्टिव लेवल के जॉन डेवी, और हमारे पास मेमोरी लेवल के हैं जॉन फ्रेडरिक, ठीक है। तो इसका आंसर करते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन का। इज द प्रोपाउंडर, प्रतिपादक कौन है हमारे पास? फर्स्ट हमने अभी देखा ही है, जॉन एफ हरिबार्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कंट्रोल्ड बाय विच फैक्टर? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, सीटेट के अंदर तो हर साल पूछा ही जाता है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। आपने देखते ही आंसर कर लिया होगा अगर आपने कुछ प्रैक्टिस करी है सीटेट में या एचटेट में, तो आपने देखा ही होगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो फैक्टर हैं दोनों ही जो है वो बहुत इम्पैक्ट करते हैं हमारे मेंटल ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट देखते हैं। द लॉ ऑफ रेडीनेस, वन ऑफ द लॉज ऑफ लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय। तो हमें पता है ये किसने दिया है, इस पर भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। थ्रोडाइक के सारे लॉज जो हैं आपको पता होने चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से लॉज दिए हैं, प्राइमरी लॉज भी और सेकेंडरी लॉज भी। एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। और तो मैं क्या कहते हैं, हमें पता है लॉ ऑफ रेडीनेस, जो इसका आंसर मैं पहले कर देती हूँ, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया। तो थॉर्नडाइक के सारे लॉज एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपसे कोई और पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास कुछ लॉज हैं इसके थॉर्नडाइक के, तो ये इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ये आप याद रखेंगे। एक बार आप देख सकते हैं सारे लॉज के नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Which of the following plays an important role in development of moral values in child? इनमें से कौन सी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मोरल वैल्यूज़ के लिए? प्रेयर असेंबली, प्रॉपर सोशलाइजेशन, इंटेलेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में भी देख सकते हैं कि नैतिक मूल्यों के विकास के लिए कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा, उचित समय, समाजीकरण, बुद्धि या उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? आपने गैस कर ही लिया होगा क्योंकि हमें पता है कि तीनों ही कहीं ना कहीं हमारी मॉरल वैल्यू को ग्रो करने के लिए बहुत हमें हेल्प करते हैं। तो चाहे प्रेयर असेंबली है, चाहे प्रॉपर सोशलाइजेशन की बात करें, चाहे हमारा इंटेलेक्ट है, तो तीनों की पार्टिसिपेशन होती ही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अ नॉर्मल चाइल्ड बिलोंग टू विच IQ लेवल? नॉर्मल चाइल्ड किस IQ लेवल पे बिलोंग करता है? तो सारे आपको पता होने चाहिए। एक बार हम पूरा टेबल देख लेते हैं क्योंकि इसमें से आगे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास टेबल है, हमारे पास IQ स्कोर क्वालिफिकेशन है, टेबल है। जब IQ लेवल जो है 140 से अबव होता है तो उसे जीनियस या गिफ्टेड, हाईली गिफ्टेड स्टूडेंट कहेंगे, ठीक है। अगर 120 टू 139 होता है तो सुपीरियर या वेरी सुपीरियर, और अगर 110 टू 119 होता है तो हाई एवरेज, और 90 टू 109 होता है तो एवरेज या नॉर्मल इंटेलिजेंस कहा जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? 90 टू 109 के अंदर, और इससे नीचे होता है तो उसको लो एवरेज या बिलो एवरेज कहते हैं। ये हर जगह कॉमन ही है, ठीक है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, इसी के आसपास आपको मिलेंगे। तो आपको ये याद रखना है, बॉर्डर लाइन पर जब होता है तो उसका होता है 70 टू 79, और बिलो 70 किसी का है तो उसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी टेबल आपको याद होनी चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, चाहे आप सीटेट दे रहे हो, चाहे एचटेट दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, कोई भी टेट दे रहे हो इंडिया के अंदर, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर चाइल्डहुड? लेटर चाइल्डहुड का कौन सा कैरेक्टर है? सेल्फ असर्शन, टाइम कॉन्सेप्ट, या फिर सोशल टेंडेंसी, या हीरो वर्शिप? तो ये हमें पता है कि सॉरी, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। सोशल टेंडेंसी जो बाद में आती है, सामाजिक जो प्रवृत्ति की बात करें, तो आंसर नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास वैलिड एंड रिलायबल मेथड फॉर ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट लर्नर्स इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। तो वैलिड और रिलायबल मेथड कौन सा है अगर हमें कंक्लूजन निकालना है कि लर्नर का इंटरेस्ट क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, या ऑल ऑफ अबव? तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि अगर आपने गैस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड निकालना चाहते हो तो वो एक्सपेरिमेंट से नहीं पता चलता, या इंट्रोस्पेक्शन मेथड से भी नहीं पता चलता, वो आपको पता चलता है जब आप ऑब्जर्व करते हो। तो ऑब्जेक्टिव और ऑब्जर्वेशन मेथड से पता चलता है। ये इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये स्टेप्स जो हैं इससे आप देखेंगे आपको पता चल जाता है कि बच्चे ऑब्जर्व करके कि इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट भी हमारे पास इजी सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए इंट्रोवर्ट जो पर्सनैलिटी है। जो बच्चे कम बोलते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, तो हमने देखा है कि वो ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, कंजर्व रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ठीक है, सबमिसिव भी होते हैं, मतलब विनम्र भी होते हैं, लेकिन क्या नहीं ज़्यादा होते, सोशल ज़्यादा नहीं होते। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सामाजिकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन जो है सीटेट में हज़ारों बार पूछा गया है और बहुत सारे और टेट्स के अंदर भी पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है, आपने देखते ही गेस कर लिया होगा अगर आपने और टेट्स दे रखे हैं, सीटेट दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट। ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। जो विकास है, वृद्धि है, वो दोनों अलग अलग है। विकास जो है जीवन भर चलता है, विकास जो है वो हमारे पास विकासात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है या विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो हमें बताना है, हमें पता है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो जो है यहाँ पे, सॉरी एक आपको करेक्शन करनी है, यहाँ पे नोट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या करेक्ट नहीं है, वो आपको बताना है, ना कि आपको बताना है क्या करेक्ट है, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। हमें पता है ग्रोथ जो है वो बॉडी से पार्ट से रिलेटेड है और डेवलपमेंट जो है उसमें सब कुछ आ जाता है, मेंटल, फिजिकल और ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन ग्रोथ जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 70-80 ईयर्स के बाद कम हो जाती है। ग्रोथ इज़ ए पार्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस का, ये भी ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस क्या होती है, डेवलपमेंट कंटिन्यूस होती है, ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है। मतलब आप जितने लंबे उतने रहते हो, तो नहीं हर साल आप 30 के होगे तब भी आपकी हाइट बढ़ रही है, नहीं ना। एक पर्टिकुलर एज के बाद 20-22 के बाद वो ग्रोथ जो है वो आपकी स्टॉप हो जाती है, थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती। लेकिन डेवलपमेंट जो है इंटेलेक्चुअल या मॉरल या स्पिरिचुअल, वो आपकी कंटिन्यूस बढ़ती रहती है, तो ये कंटिन्यूस है। तो हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि क्या नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि वो सही नहीं है, इसलिए वो राइट आंसर होगा। ठीक है, कि विकास जीवन भर नहीं चलता है, लेकिन जो हमारे पास डेवलपमेंट है वो जीवन भर चलती है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपने देखते ही आंसर कर दिया होगा। इंडिविजुअल डिफरेंस में जो है इंटेलिजेंस जो है वही फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो IQ लेवल है वो सबका अलग अलग होता है। इंटेलिजेंस कोई किसी में ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई किसी में ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो 7 और 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस हमने देखी हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर। तो इसको देखते ही आपने आंसर कर दिया होगा, आंसर है उसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मेच्योरिटी डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। मेच्योरिटी इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। मेच्योरिटी कंटिन्यूज टिल डेथ। मेच्योरिटी इन्वॉल्व ओनली क्वांटिटिव चेंजेस। ठीक है, मेच्योरिटी जो है वो क्या है, अगर आपने बीएड अच्छे से करी है तो आप समझ गए होंगे क्या होती है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी जो है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये कोई टिल देन डेथ नहीं चलती, ना ही ये क्वांटिटेटिव है, आप इसको मेजर कर सकते, ना ही ये जो है आपके पास डिपेंड करती है प्रैक्टिस के ऊपर। ये विद्या आपके पास अपने आप इमर्ज होती है कहीं ना कहीं, तो एक साइकोलॉजिकल ये प्रोसेस है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। द डायनेमिक फोर्स दैट एनर्जाइज बिहेवियर एंड कंपेल्स अ चाइल्ड टू एक्ट एंड लर्न। तो वो एक डायनेमिक जो फोर्स की बात की जा रही है, जो कि एनर्जाइज करता है बिहेवियर को, वो क्या है। गोल है, ड्राइव है, बैरियर है, ऑल ऑफ द अबव है। देखो कई बार हम गोल सेट कर लेते हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो थ्रिल नहीं होता, वो एनर्जी नहीं होता। हमें गोल हमारे सामने है लेकिन फिर भी हो सकता है हम आलस में पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन ड्राइव क्या होता है, ड्राइव एक एनर्जी है, एक मोटिवेशन है, ठीक है, जो कि आपको प्रेरणा देती है कि आप कुछ करें, एक प्रेरणा है वो, ओके। बैरियर, अवरोध कभी कभी आ जाता है, तो कभी कभी तो हम अच्छा फील करते हैं कि ठीक है नहीं मुझे करना है, लेकिन कई बार हम बहुत डाउन भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं कहेंगे, क्योंकि गोल और बैरियर कहीं ना कहीं हमें हमारी एनर्जी को डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन जो ड्राइव है, प्रेरणा है, वो हमेशा हमें क्या करती है, एनर्जाइज करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजी फुलफिल्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन द कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। इनमें से कौन सा जो मेथड है वो तीनों चीज़ों को इफेक्ट करता है, चाहे कॉग्निटिव है, चाहे हमारे पास इफेक्टिव है, साइकोमोटर डोमेन्स है।
देखो लेक्चर मेथड जो है बहुत ही पैसिव मेथड है, ठीक है। जो व्याख्यान विधि है या समूह चर्चा जो है उसमें भी हमारे पास साइकोमोटर डोमेन तो कहीं ना कहीं हो नहीं रहा, रोल प्लेइंग में कहीं ना कहीं हो सकता है, या फिर प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें भी हमारे पास नहीं होता। तो अब आपने गेस कर लिया होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही है जिसमें हम तीनों, ठीक है, फिजिकल भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, कॉग्निटिव और इफेक्टिव भी। तो ऑप्शन नंबर सी भूमिका निभाना जो है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। रीइंफोर्समेंट इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे टेक्स्ट के लिए, आपने इसको पहले रिवाइज किया होगा इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। टीचिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है जो रीइंफोर्समेंट है वो सीखने की प्रक्रिया है। बच्चे को जब हम रीइंफोर्स करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव तो बच्चा जो है उसी वजह से सीखता है चीज़ों को। तो ये हमने बहुत बार जो है उसमें किया हुआ है। जो हमारे पास थॉर्नडाइक है या स्किनर पेवलव की थ्योरी है तो उसमें हम इसकी बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। जो हमारे पास सुदृढ़ीकरण जिसे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है का हिस्सा है, तो सीखना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इजी है। हाउ मेनी स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय द जीन पियाजे। तो आपने गैस कर लिया होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 स्टेजेस। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्शन वर्ब डज नॉट बिलोंग टू इफेक्टिव डोमेन। तो अगर आपने एक्शन वर्ब्स पढ़ी हैं डोमेन्स की डिफरेंट, जो इफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और नॉलेज डोमेन, तो बीएड के अंदर हमने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो हमें पता है कि क्या जो है नहीं है। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, डिफ्रेंशिएट, ये जो है नहीं है। एक्सेप्ट करना, ओबे करना, इन्फ्लुएंस, ये हमारे पास इफेक्टिव डोमेन की वर्ब्स हैं। ओके, तो अगर आपने नहीं पढ़े तो आप ब्लूम टैक्सोनॉमी को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जो ये वर्ब्स हैं वो पूछी जा सकती हैं अलग अलग वे से। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी एक बार ज़रूर उसको खोल के पढ़ें, ताकि आपको सारी वर्ब्स जो हैं किस डोमेन से रिलेट हैं आपको पता चल जाएंगी। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास सी होगा, अंतर करना, ठीक है। जो भावनात्मक क्षेत्र है उसकी बात इसमें पूछी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है सारे टेट्स के लिए, सी टेट में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्या स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर सिनोनिम्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट पूछा गया है, ठीक है। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर सिनोनिम्स, मतलब जो हमारे पास बुद्धिमत्ता है और रचनात्मकता है वो प्रायवाची हैं, शब्द हैं। बी है, एन इंटेलिजेंट पर्सन मे नॉट बी क्रिएटिव, एक बुद्धिमान व्यक्ति रचनात्मक नहीं हो सकता। सी है, ए क्रिएटिव पर्सन मे हैव ए हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, रचनात्मक व्यक्ति जो उस स्तर का बुद्धि उसकी हो सकती है, और क्रिएटिविटी कैन बी नर्चर, उसे नर्चर किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपको बताना है। यस, क्रिएटिविटी को नर्चर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। एक क्रिएटिव पर्सन जो है वो हाईली इंटेलिजेंट भी हो सकता है, ठीक है, ये भी राइट है। ए इंटेलिजेंट पर्सन मे नॉट बी क्रिएटिव, ठीक है, जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो शायद क्रिएटिव ना हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। और इंटेलिजेंस हो सकता है ना, ये भी हो ही सकता है कि इंटेलिजेंट है लेकिन वो क्रिएटिव ना हो, ठीक है, ये हो सकता है। बहुत बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन क्रिएटिव नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी जो आपस में पर्यायवाची शब्द, ऐसा नहीं है, दोनों जो है अलग अलग ही वर्ड है अपने आप में, ठीक है, एक दूसरे के कहीं ना कहीं ये सिनोनिम्स नहीं है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि हमें गलत चूज करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट पर्सनैलिटी, इनमें से कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्ट जो है हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। सोशल फैक्टर्स, कल्चर, इकोनॉमिक फैक्टर्स या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता चल ही क्या होगा, क्योंकि ये भी सी टेट में बहुत बार, हज़ारों बार कम से कम आ ही चुका होगा। तो ये जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो क्या कहते हैं, तीनों से ही इम्पैक्ट होता है, ऑल ऑफ द अबव जो इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ठीक है, अप्रोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन हिज बुक द कंडीशन ऑफ लर्निंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्निंग डिड गायने डिस्क्राइब। तो हमें पता है कि जो गायने है इसने हमें 8 टाइप्स दिए हैं, ये हमारे सामने है। सिंगल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेनिंग और वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग
और रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये टॉपिक पूरा हमने किया हुआ है हमारे चैनल पे भी, और आपके सिलेबस में होगा तो बीएड में आपने इसे कवर किया होगा। तो 8 इसके टाइप्स हैं। ये टाइप्स की आपको एक्सप्लेनेशन भी पता होनी चाहिए, तो इसको आप ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ भी आप ये डिटेल में नहीं समझा सकते इसका। यस, आपको चैनल पर अवेलेबल मिलेगा ये टॉपिक, तो वो आप कर सकते हो, नहीं तो आप गूगल से भी इसके बारे में पढ़ सकते हो। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि अलग अलग जो ये टाइप है क्या कहता है, क्योंकि जो इसने पूछ लिया ना वो आगे पूछा जा सकता है उसका कोई भी टॉपिक उठा के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग की फैक्टर्स। इनमें से कौन से की फैक्टर के अराउंड जो रिवॉल्व करती है? लर्नर एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टीचर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो सारे ही फैक्टर कहीं ना कहीं सही है। किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? लर्नर और लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू अराउंड, और टीचर और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अराउंड, और लर्निंग सिचुएशन के अराउंड भी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। जो शैक्षिक, जो मनोवैज्ञानिक हमारे पास विषय वस्तु है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक के इर्द गिर्द घूमती हैं? तो सीखने की प्रक्रिया, जो हमारे पास शिक्षार्थी हैं, और सीखने के अनुभव हैं। तो ये सारे जो इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, जो हमारे पास अनौपचारिक शिक्षा है उसका कौन सा सोर्स नहीं है? हमें पता है कि जो अनौपचारिक शिक्षा है या इनफॉर्मल है, जिसमें पता स्कूल नहीं जाता, क्लासरूम नहीं है उसमें, या तो वो अपना घर बैठ के पढ़ रहा है, ओपन स्कूलिंग से पढ़ रहा है, पीयर ग्रुप्स है उसका, या नेबर है, या पेरेंट्स है, लेकिन क्या नहीं है? क्लासरूम नहीं है। तो राइट आंसर इसका आपने गैस कर लिया होगा, क्योंकि ये फॉर्मल में ही होती है हमारे पास क्लासरूम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से मोटिवेशन आती है। बीइंग सिलेक्टेड फॉर द स्कूल फुटबॉल टीम। ठीक है, सेकंड है सोल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर इट्स ओन सेक, गेटिंग अ ड्रेस एज अ बर्थडे गिफ्ट, ऑल अबव द अबव। तो किससे जो है आपको अंदर से मोटिवेशन आएगी वो आपको बताना है। अगर आप फुटबॉल टीम में सेलेक्ट होते हो, आपकी वाह वाह हो रही है, तो वो तो क्या हो गया? एक आउटर मोटिवेशन ना, एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलेगी उससे। लेकिन सोल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर इट्स ओन सेक, अपने आप से आपने कुछ प्रॉब्लम सोल्व करी है बिना किसी ऐसे उसके रिजल्ट के कि आपको कोई अवार्ड देगा, चॉकलेट देगा। आपको मन किया, आपने वो कार्य किया, तो वो कार्य कहाँ से किया? आपने अंदर की मोटिवेशन से किया। ठीक है, गेटिंग ए ड्रेस ऑन बर्थडे पार्टी, ये भी कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन अगर मोटिवेशन आपको फील होती है तो ये क्या एक्सटर्नल मोटिवेशन है। या हो सकती है कि हाँ आपने कुछ किया तो आपको गिफ्ट मिल गया, तो हो सकता है आप मोटिवेट हो जाओ, तो वो भी क्या है, लेकिन है तो बाहर से ना। लेकिन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बस विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग एट अ प्राइमरी लेवल। कौन सा मेथड जो है वो सही नहीं है? तो आपने गेस कर ही लिया होगा, क्योंकि एक छोटे बच्चे को आप लेक्चर मेथड से पढ़ाओगे तो उसको कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हाँ उसको एक एक्टिविटी अप्रोच से, या प्रोजेक्ट अप्रोच से, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से पढ़ाओगे तभी उसको समझ में आएगा। लेकिन लेक्चर मेथड बहुत ज़्यादा एक तरह से व्याख्यान हो जाता है, व्याख्या हो जाती है उसके अंदर। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करती है? टीचर सेंटर एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, करिकुलम सेंटर, या स्कूल सेंटर। तो सीटेट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, शिक्षण केंद्रित, या फिर बाल केंद्रित, या फिर पाठ्यक्रम केंद्रित, या स्कूल केंद्रित। तो हमें पता है कि ये जो है बाल केंद्रित, ठीक है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के ऊपर एम्फेसाइज करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। टीचिंग एड्स आर यूज्ड इन द क्लासरूम फॉर। टीचिंग एड्स हम क्यों यूज़ करते हैं? क्रिएटिंग स्पेसिफिक लर्निंग कंडीशन, रिड्यूसिंग बर्डन ऑन द टीचर, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन क्लासरूम, या बीइंग कंपल्सरी इन टीचिंग। तो टीचिंग एड्स किस लिए यूज़ किया जाता है? कोई जो स्पेसिफिक लर्निंग कंडीशन हम क्रिएट करना चाहते हैं, विशिष्ट कुछ हम बच्चे को स्पेसिफिक सिखाना चाहते हैं, तो उसके अंदर ही हम जो है टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट कम्स अंडर द मोरल डेवलपमेंट। कौन सा जो है मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है? तो मेंटल डेवलपमेंट में साइज तो नहीं आता, अफेक्शन भी नहीं आता, ऑनेस्टी भी नहीं आता, ये सब मॉरल डेवलपमेंट में आती हैं, अफेक्शन और ऑनेस्टी। लेकिन मेंटल डेवलपमेंट में हमारे पास पता है रीजनिंग हो गया, काउंटिंग हो गया, ठीक है, लैंग्वेज हो गया, कोग्निशन हो गया, ये सब मेंटल डेवलपमेंट में आता। तो भाषा जो है एक हमारे माइंड का एक एस्पेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेज व्हेन अ चाइल्ड ड्राइव्स लेस एंजॉयमेंट फ्रॉम बीइंग विद पेरेंट इज रिलेटेड टू। अगर बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ रहने में कम आनंदित है तो ये क्या शो करता है कि उसकी कौन सी डेवलपमेंट नहीं हुई है, फिजिकल, मेंटल, लैंग्वेज या सोशल। ठीक है, तो इसमें बच्चा जो है जब मतलब एक कांटेक्ट को पसंद नहीं कर रहा, मीन्स चाहे वो पेरेंट्स है चाहे फ्रेंड्स है, किसी भी साथ इसका लेके एग्जांपल ले सकते हो, तो वो सामाजिक उसका विकास कहीं ना कहीं कम है, सोशल डेवलपमेंट जो है उसकी कम है, कि वो अकेले रहना चाहता है, उसे अकेलापन पसंद है, लेकिन लोगों के साथ या पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना उसको अच्छा नहीं लग रहा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एथिकल मोरल आर्म ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता है, सिगमंड फ्राइड ने जो है इसके बारे में बताया है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। तो ये जो है क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। अगर आपने नहीं किया सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है, तो उसमें उन्होंने आईडी, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि जब इंसान की जो एथिकल और मोरल वैल्यूज़ होती है उससे रिलेटेड वो राइट और रॉन्ग को परखता है, वो क्या होती है, वो जन्मजात कह सकते, जन्मजात नहीं तो लेकिन एक कह सकते हैं कि पर्टिकुलर लंबे समय से वो वही सुनता आ रहा है अपने घर से, और उस वही उसके अंतर्मन में समाई हुई है। अब वो जो चीज़ उसका बिलीफ सिस्टम बना हुआ है उसके वे पर ही वो राइट और रॉन्ग को बोलता है, और वो उसके लिए पत्थर की लकीर होती है। तो वो उसकी सुपर ईगो को दर्शाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, जिसके वे पे वो राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेता है, जो एथिकल और मोरल आर्म पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो हमारी सुपर ईगो होती है क्योंकि हम लंबे टाइम से उस बिलीफ सिस्टम के साथ होते हैं और हम उसको ईजी से मतलब डिनाई नहीं कर सकते, उसी को ही हम राइट मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ ये हमारा सेशन आज कंप्लीट होता है। आगे और भी क्वेश्चंस पेपर हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।